हम आज के इस वीडियो में मुगल साम्राज्य यानी 1526 से लेकर 1857 तक के सभी राजाओं यानी सभी शासकों के शासनकाल पढ़ेंगे। उनके समय में हुए महत्वपूर्ण कार्य, उनके द्वारा लड़ा गया सबसे महत्वपूर्ण युद्ध और भाई बाकी सभी जानकारियों को देखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला टॉपिक है बाबर। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में अफगानिस्तान के काबुल के एक छोटे से गाँव में हुआ था। आगे है, इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, यानी बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। आगे दिया हुआ है, इसके पिता उमर शेख अफगानिस्तान के फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे, यानी बाबर के जो पिताजी थे उनका नाम उमर शेख मिर्जा था। वो अफगानिस्तान के एक छोटे से साम्राज्य फरगना के शासक थे। आगे दिया हुआ है, माता कुतलुग निगार खां, पत्नी माहम बेगम थी। इनकी जो माता जी थी उनका नाम कुतलुग निगार खां था और इनकी पत्नी का नाम माहम बेगम था, यानी बाबर के माता का नाम कुतलुग निगार खां और इनके पत्नी का नाम माहम बेगम था। अगला टॉपिक है, माता के ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था और बाबर अपने माता पक्ष से चंगेज खां का 14वां वंशज था। आगे दिया हुआ है, पिता के ओर से तैमूर का 5वां वंशज था, यानी बाबर पिता पक्ष से तैमूर का 5वां वंशज था। आगे बढ़ा जाए तो दिया है, बाद में बाबर भी फरगना का शासक बना 8 जून 1494 ईस्वी को, और 8 जून 1494 ईस्वी को बाबर फरगना का शासक बन जाता है। जो फरगना की राजधानी थी वह अंदीजान थी, यानी फरगना की राजधानी अंदीजान थी। आगे दिया हुआ है, बाबर बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला तैमूर शासक था, यानी बाबर तैमूर शासकों में पहला ऐसा शासक था जिसने बादशाह का उपाधि धारण किया था। इसके पहले जो भी वहां पे उत्तराधिकारी बनता था या शासक बनता था उसे शासक के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाबर काबुल विजय के बाद तैमूर का पहला शासक था जिसने बादशाह की उपाधि धारण किया। अगला टॉपिक है, बाबर भारत पर 5 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण 1519 में किया और बाबर भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है और उसका पहला आक्रमण भारत पर 1519 था। आगे दिया हुआ है, बाबर भारत में 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में एक युद्ध लड़ा जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर भारत में मुगल वंश का स्थापना किया। इसे ही पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। बोल रहा है कि बाबर भारत में 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में एक युद्ध लड़ा जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था और उसी समय मुगल वंश का स्थापना भारत में किया, यानी भारत में 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में एक युद्ध हुआ। उसी युद्ध को हम पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। इब्राहिम लोदी वंश के सबसे अंतिम शासक थे। आगे दिया हुआ है, इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध के मैदान में मारा गया, यानी मध्यकाल का प्रथम शासक इब्राहिम लोदी था जो युद्ध के मैदान में लड़ते हुए शहीद हुआ था, मारा गया था। अगला टॉपिक है, हुमायूं ने राजा बिक्रमजीत सिंह के परिवार से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था और जो हुमायूं था बाबर का बेटा, उसने बिक्रमजीत सिंह के परिवार से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है हुमायूं को कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा राजा बिक्रमजीत सिंह के परिवार से। आगे दिया हुआ है, बाबर को अपनी दयालुता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी, यानी बाबर को उसकी दयालुता के लिए किस चीज की उपाधि दी गई थी, तो कलंदर की उपाधि दी गई थी। अगला टॉपिक है, बाबर ने मुस्लिमों को तमगा कर से मुक्त कर दिया था, तो इसका बाबर ने मुस्लिमों को तमगा कर से मुक्त किया था। सबसे पहले जानते हैं तमगा क्या है। तमगा व्यापारियों से लिए जाने वाला एक प्रकार का कर था। युद्ध में मुसलमानों को अपनी तरह आकर्षित करने के लिए इनसे कर ना लेने की घोषणा की। बोल रहा है कि जो तमगा था वह व्यापारियों से लिए जाने वाला एक व्यापारिक कर था। युद्ध में मुस्लिमों को अपनी तरह आकर्षित करने के लिए यह घोषणा किया कि मैं मुस्लिमों से कर नहीं लूंगा। आगे दिया हुआ है, राणा संगा की मृत्यु कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर है राणा संगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को जहर देने के कारण हो गई थी, यानी जहर खाने के कारण 30 जनवरी 1528 ईस्वी को राणा संगा की मृत्यु हो गई थी। आगे दिया है, राणा संगा मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत वंश के शासक थे। वे 1509 से 1528 तक मेवाड़ के शासक रहे थे, यानी जो राणा संगा थे वह मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत राजवंश के एक शासक थे। वे 1509 से लेकर 1528 तक मेवाड़ के शासक पद पर रहे।
आगे दिया है बाबर का मृत्यु कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 26 दिसंबर 1930 को आगरा में बाबर का मृत्यु हुआ। प्रारंभ में उसके शव को आगरा के आरम बाग में दफनाया गया, बाद में उसके शव को अफगानिस्तान यानी काबुल ले जाया गया। जैसे ही वह मरा उसे आगरा के आरम बाग में दफना दिया गया, लेकिन बाद में उसे काबुल ले गया गया। काबुल वहीं अफगानिस्तान में वर्तमान में है जहाँ पे इसका जन्म हुआ था, काबुल फरगना में। आगे दिया हुआ है बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा जानकार था। उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा यानी बाबर की आत्मकथा को बाबरनामा के नाम से जाना जाता है, और उसकी रचना खुद बाबर ने ही तुर्की भाषा में किया था। बाबरनामा का रचना तुर्की भाषा में किया था, जिसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहमान खान ने किया। यानी बाबरनामा का अनुवाद अब्दुल रहमान खान ने फारसी भाषा में किया था। अगला टॉपिक है बाबर तिमुरिड वंश का शासक भी था यानी सदस्य था, यानी बाबर तिमुरिड राजवंश का सदस्य था। अगला टॉपिक है बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ, यानी बाबर की मृत्यु पश्चात उसका उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। चलिए आगे देखते हैं, हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। हुमायूं कौन था, तो आगे दिया हुआ है नसीरुद्दीन हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था। बाप की मृत्यु के उपरांत यह 29 दिसंबर 1530 को सिंहासन पर बैठा। इससे पहले यह बदखसा का सूबेदार था। बोल रहा है कि नसीरुद्दीन का पूरा नाम, हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था। इसका जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था। अपने पापा यानी बाबर की मृत्यु के पश्चात यह 29 दिसंबर 1530 को सिंहासन पर बैठा। इसके पहले यह बदखसा का सूबेदार था। आगे दिया है इसने 1531 में देवरा का युद्ध किया था, यानी हुमायूं 1531 में देवरा का युद्ध लड़ा था। अगला टॉपिक है 1533 में हुमायूं ने दीनपनाह नामक नगर की स्थापना किया, यानी हुमायूं एक नए नगर का स्थापना करता है जिसका नाम दीनपनाह होता है। अगला दिया है चौसा का युद्ध शेर खां हुमायूं के बीच 25 जून 1539 ईस्वी में यह युद्ध हुआ। इस युद्ध में शेर खां जीत गया। इसी विजय के बाद शेर खां ने शेर शाह सूरी का उपाधि ग्रहण किया। बोल रहा है कि चौसा के युद्ध में शेर खां की विजय हुई। यह युद्ध शेर खां एवं हुमायूं के बीच 25 जून 1539 में लड़ा गया। इस युद्ध में शेर खां जीत गया। इसी विजय के बाद शेर खां ने शेर शाह सूरी का उपाधि ग्रहण किया। आगे दिया हुआ है बिलग्राम या कनौज का युद्ध। यह 17 मई 1540 को शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने विजय के बाद दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। बोल रहा है कि बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 को हुआ। यह युद्ध शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं हार गया और शेर शाह सूरी जीत गया। इसी युद्ध के बाद शेर शाह सूरी ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। आगे दिया हुआ है सिंध जाने के बाद इस युद्ध में हार के बाद हुमायूं सिंध यानी नेपाल चला गया, और बिलग्राम के युद्ध हारने के बाद हुमायूं जो था वह सिंध नेपाल चला गया। सिंध जाने के बाद हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली अकबर जामी, नाम याद रखिएगा, मीर अली अकबर जामी की पुत्री थी हमीदा बानू बेगम। उनसे 29 अगस्त 1541 को हुमायूं का निकाह होता है। अगला टॉपिक है पुनः हुमायूं बंगाल के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है, और दोबारा हुमायूं जो था वह पंजाब के सूरी शासक को हरा देता है और दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। आगे दिया हुआ है इसने सरहिंद का युद्ध 1555 में किया था, और हुमायूं जो था सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में लड़ा था। आगे दिया हुआ है हुमायूं 1 जनवरी 1556 को दीनपनाह भवन में स्थित एक पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर चोटिल हो गया और मर गया, यानी हुमायूं की मृत्यु 1 जनवरी 1556 को हुई थी। अगला है इतिहासकार लेनपुन ने कहा है हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। एक इतिहासकार है, उनका नाम लेनपुन है। वह बोलते हैं कि हुमायूं गिरते पड़ते ही इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। बताया जाता है कि हुमायूं मुगल वंश का एकमात्र ऐसा शासक था जिसको इतना हार का सामना करना पड़ा था और सबसे कमजोर शासक था। आगे है हुमायूं के पुत्र अकबर के अनुरोध पर अकबर की बुआ यानी हुमायूं की बहन, हुमायूं के पुत्र अकबर के अनुरोध पर अकबर की बुआ यानी हुमायूं की बहन और बाबर की बेटी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है हुमायूंनामा की रचना किसने किया था, तो इसका सही उत्तर होगा गुलबदन बेगम। यानी हुमायूं का आत्मकथा
मतलब हुमायूं की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा हुमायूंनामा। आगे दिया हुआ है अकबर, हुमायूं का पुत्र जो हुआ वह अकबर था। अब अकबर के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। दिया है सम्राट अकबर का जन्म हमीदा बानो बेगम की गर्भ से 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। यानी सम्राट अकबर का जन्म हमीदा बानो बेगम की गर्भ से 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। आगे दिया हुआ है अकबर के बचपन का नाम जलाल था। उसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर में हुआ। यानी अकबर का बचपन का नाम जलाल था, इसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर में हुआ। लेकिन अकबर इस समय मात्र 14 वर्ष का था, तो इसके जगह पर बैरम खां यानी इनके नाना जी इसके गद्दी को संभाला। क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में अकबर का संरक्षक बनकर कौन काम किया? तो इसका सही उत्तर होगा बैरम खां। अगला क्वेश्चन है बैरम खां को प्यार से लोग खानी बाबा कहते थे, यानी बैरम खां को खानी बाबा के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच 5 नवंबर 1556 को हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई। और अकबर का प्रथम युद्ध था पानीपत की द्वितीय लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुआ था। इस लड़ाई में अकबर की विजय हुई थी। आगे दिया हुआ है मक्का तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान नामक व्यक्ति अकबर के संरक्षक बैरम खां की हत्या कर दी। यानी 1556 से लेकर 1560 तक अकबर के गद्दी को चलाने वाले बैरम खां की हत्या मक्का तीर्थ यात्रा के दौरान पाटक नामक स्थान पर मुबारक खान नामक व्यक्ति द्वारा कर दिया गया था। उसके बाद दिया है हल्दी घाटी युद्ध, यानी हल्दी घाटी का युद्ध। यह युद्ध अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजय प्राप्त हुआ। बोल रहा है कि मेवाड़ के युद्ध अकबर के और मेवाड़ के शासक के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर विजय प्राप्त हुआ। आगे दिया हुआ है इसमें मुगल सेना का नेतृत्व अकबर के सेनापति मान सिंह और आसफ खां ने किया था। यानी हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के सेनापति मान सिंह और आसफ खां ने पूरे मुगल सेना का नेतृत्व किया था। आगे दिया हुआ है हल्दी घाटी युद्ध के समय राणा प्रताप की राजधानी कुंभलगढ़ था। यानी हल्दी घाटी युद्ध के समय राणा प्रताप की जो राजधानी थी वह कुंभलगढ़ थी। बाद में इस युद्ध के बाद उन्होंने अपनी राजधानी चावड़ में बनाई और बाद में इस राजधानी को कुंभलगढ़ से हटा के चावड़ में बना दी गई। अगला टॉपिक है महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हो गई। और महाराणा प्रताप यानी मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी को हो गई। आगे दिया हुआ है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक और हाथी का नाम राम प्रसाद था। अगला टॉपिक है अकबर ने दीन ए इलाही नामक एक धर्म चलाया। इस धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू बीरबल था। यानी अकबर ने दीन ए इलाही नाम का धर्म चलाया। इस धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू बीरबल था। अगला है अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद और प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। यानी अकबर के दरबार में रहने वाला प्रसिद्ध चित्रकार का नाम अब्दुल समद था और प्रसिद्ध संगीतकार का नाम तानसेन था। आगे दिया हुआ है अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 को हुई। इसी आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। यानी अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। अगला है अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया था। यानी अकबरनामा की रचना यानी अकबर का आत्मकथा जिस पुस्तक में है अकबरनामा, उसकी रचना अबुल फजल ने की थी। आगे दिया हुआ है 1602 ईस्वी में जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला नामक व्यक्ति से अबुल फजल का हत्या करवा दिया। यानी 1602 ईस्वी में जहांगीर अकबर का पुत्र जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला नाम के एक व्यक्ति से अबुल फजल का हत्या करवा दिया। वहीं अबुल फजल इन्होंने अकबरनामा का रचना किया था। आगे दिया हुआ है मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग का स्थापना किया, जिसमें नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया और महाभारत का नाम रजनामा रखा। बोल रहा है कि मुगल सम्राट ने एक अनुवाद विभाग का स्थापना किया था, जिसमें नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी, शेख सुल्तान नामक व्यक्ति ने रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया और महाभारत का नया नाम रजमनामा रखा। रजमनामा मतलब होता है धर्म का पुस्तक।
आगे दिया हुआ है पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किया, भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद टोडरमल ने किया। यानी पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किया था और भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद टोडरमल ने किया था। आगे दिया है बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया, और बुलंद दरवाजा यानी फतेहपुर सीकरी में अकबर ने गुजरात विजय के पश्चात उसका निर्माण करवाया था। आगे दिया हुआ है मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी, और मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वह फारसी थी। अगला टॉपिक है अकबर ने असीरगढ़ विजय के बाद अपने द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बाज की आकृति छपवाया। अकबर जब असीरगढ़ युद्ध में विजय प्राप्त हुआ यानी जीत गया, तो उसने अपने द्वारा चलवाए गए सिक्कों पर बाज की आकृति छपवाया। इस चीज को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। आगे दिया हुआ है अकबर की सबसे प्रमुख पत्नी का नाम मरियम उज जमानी था, जिसे आमतौर पर जोधाबाई के नाम से जाना जाता है। यानी अकबर की जो सबसे प्रमुख पत्नी थी उनका नाम मरियम उज जमानी था, जिनको आमतौर पर जोधाबाई के नाम से जाना जाता है। अकबर की पहली पत्नी रुकैया सुल्तान बेगम थी, जो हुमायूं के भाई हिंदाल की बेटी थी। अकबर ने कई अन्य महिलाओं से विवाह किया, जिनमें हरखा भाई भी शामिल थी। बोल रहा है कि अकबर की प्रमुख पत्नी मरियम उज जमानी थी। अकबर की पहली पत्नी का नाम रुकैया सुल्तान था, जो हुमायूं के भाई हिंदाल की बेटी थी। आगे दिया हुआ है यहाँ अकबर की कुछ प्रमुख पत्नियों के नाम दिए गए हैं। पहला है मरियम उज जमानी, अकबर की प्रमुख हिंदू पत्नी और पसंदीदा पत्नी थी। आगे दिया हुआ है रुकैया सुल्तान बेगम अकबर की पहली पत्नी थी। तीसरा नंबर में दिया हुआ है हरखाबाई। हरखाबाई आम्बेर के कछवाहा राजपूत राजा भारमल की बेटी थी। फिर दिया है अकबर के पुत्र का नाम सलीम था, जिसे बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया। अकबर के दो अन्य पुत्र भी थे, जिनका नाम मुराद दानियाल था, जो बहुत कम उम्र में शराब पीने की वजह से मर गए। यानी अकबर के कुल 3 पुत्र थे। पहला था जहांगीर, दूसरा था मुराद और तीसरा था दानियाल। अब हम देखेंगे जहांगीर के बारे में, यानी अकबर का जो पुत्र था सलीम जहांगीर, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके शासनकाल को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ। सलीम ने 24 अक्टूबर 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। अकबर जो था 24 अक्टूबर 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी का उपाधि धारण किया और गद्दी पर बैठा। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। आगे दिया है जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुज्जक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतविंद खां को जाता है। यानी जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुज्जु के जहांगीरी का पूरा होने का श्रेय मोतविंद खां को जाता है। आगे दिया हुआ है जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र ने अपने बाप सलीम के खिलाफ 1606 में एक युद्ध लड़ा। उसका नाम खुसरो था और खुसरो और जहांगीर के सेना के बीच युद्ध भैरवाल नामक जगह पर हुआ था। आगे है खुसरो का साथ देने के जुर्म में, यानी खुसरो का साथ देने के जुर्म में जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया। खुसरो का साथ देने के जुर्म में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी की सजा दिलवा दी। आगे दिया है जहांगीर अपने पुत्र खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी, और जहांगीर का जो पुत्र था उसका नाम था खुर्रम और सबसे बड़ा पुत्र खुर्रम था, इसलिए उत्तराधिकारी उसको बनाया जाना था, इसलिए जहांगीर ने उनको शाहजहां की उपाधि दिलवाई। आगे दिया है जहांगीर ने मेहरुनिसा के खूबसूरती को देखकर मई 1611 ईस्वी में उनसे शादी कर लिया। मेहरुनिसा का वास्तविक नाम नूरजहां था। बोल रहा है कि मेहरुनिसा के खूबसूरती को देखकर मई 1611 में जहांगीर ने उनसे शादी कर लिया। मेहरुनिसा का वास्तविक नाम नूरजहां था। आगे दिया है लाडली बेगम शेर अफगान अली कुल्ली बेग और मेहरुनिसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई। यानी मेहरुनिसा और जहांगीर की पुत्री लाडली बेगम, जिनकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार से हुई। आगे दिया है नूरजहां की मां असमत बेगम ने सर्वप्रथम गुलाब से इत्र निकाला था। नूरजहां की मृत्यु 1645 को लाहौर में हुई। बोल रहा है कि नूरजहां की मां असमत बेगम ने सर्वप्रथम गुलाब से इत्र निकाला था। इत्र का खोज मुगल काल में हुआ था। नूरजहां की मृत्यु 1645 ईस्वी को लाहौर में हुई। आगे दिया हुआ है महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां और उसके भाई यासफ खां को बंदी बना लिया था। महावत खां ने 1626 ईस्वी में जहांगीर, उनकी पत्नी नूरजहां और जहांगीर के भाई यासफ खां को बंदी बना लिया था।
आगे दिया हुआ है 28 अक्टूबर 1627 को जहांगीर की मृत्यु भीमवार नामक स्थान पर हो गई। इसे शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया था। यानी जहांगीर जो था उसकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 को हो गई भीमवार नामक स्थान पर। इसकी मृत्यु के पश्चात इसको शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया था। आगे दिया है मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंचा। यानी मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में ही पहुंचा था। आगे दिया हुआ है जहांगीर के 5 पुत्र थे, उन 5 का नाम दिया हुआ है खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहानदार। मुगल शासकों में सबसे पहले जहांगीर ने ही राजा की आकृति युक्त सिक्के जारी किए थे। इसके समय निसार नामक सिक्के का प्रचलन था जो चांदी के बने होते थे। बोल रहा है कि मुगल काल के शासकों में सबसे पहला शासक जहांगीर था जिसने अपना चित्र सिक्कों पर युक्त करवाया था यानी छपवाया था। इसके समय निसार नामक सिक्के का प्रचलन था जो चांदी का बना होता था। यानी जहांगीर के शासनकाल में जो सिक्का चलता था वह चांदी का बना होता था जिसका नाम निसार होता था। आगे दिया हुआ है जहांगीर के समय चित्रकला को चित्रकला के स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। यानी जहांगीर के समय के चित्रकला को चित्रकला के स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है और जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। आगे दिया है भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ हुई। यानी भारत में सबसे पहले तंबाकू की खेती जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ हुई। पुर्तगालियों द्वारा सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में दक्षिण भारत में तंबाकू का खेती प्रारंभ किया गया। इसे ब्राजील से लाया गया था। आगे दिया हुआ है अंग्रेजों के भारत आने के समय मुगल बादशाह जहांगीर का शासन था। कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो ने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। हॉकिंस 1609 ईस्वी में आगरा आ गए और सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर से मिले। यानी बोल रहा है कि जहांगीर के ही शासनकाल में सबसे पहले अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस ने भारत का यात्रा किया था। हॉकिंस 1609 में भारत आए थे और सर टॉमस 1615 में जहांगीर से मिले थे। आगे दिया हुआ है जहांगीर का लेख अशोक के प्रयाग इलाहाबाद स्तंभ में वर्णित है। इस स्तंभ पर अशोक के शिलालेखों के अलावा गुप्त शासक समुद्रगुप्त और मुगल शासक जहांगीर के शिलालेख भी उत्कीर्ण है। जहांगीर के शिलालेख में उनके राज्याभिषेक और शासनकाल की घटनाओं का उल्लेख है। बोल रहा है कि जहांगीर के लेख अशोक के प्रयाग स्थित स्तंभ में भी वर्णित है। इस स्तंभ पर अशोक के शिलालेखों के अलावा गुप्त शासक समुद्रगुप्त और मुगल शासक जहांगीर के शिलालेख भी उत्कीर्ण है। आगे दिया हुआ है जहांगीर ने अपने शासनकाल के दौरान कई युद्ध लड़े जिनमें मेवाड़ के राणा अमर सिंह के खिलाफ दिवेर का युद्ध 1609 में हुआ था। खुसरो के विद्रोह को दबाना और दक्कन विद्रोहियों से संघर्ष था। बोल रहा है कि मेवाड़ के राणा अमर सिंह के खिलाफ दिवेर का युद्ध 1609 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध जहांगीर और मेवाड़ के राणा अमर सिंह के खिलाफ हुआ था। आगे दिया है खुसरो के विद्रोह को दबाना यानी अपने बड़े पुत्र से जब युद्ध हुआ उसको। और 2 में दिया हुआ है दक्कन के विद्रोहियों से संघर्ष। अब पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में। दिया हुआ है शाहजहां जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। यानी जहांगीर के बाद सिंहासन पर बैठने वाला मुगल शासक शाहजहां था। उसके बाद दिया है जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री यानी जगत गोसाई के गर्भ से 5 फरवरी 1592 को खुर्रम शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ। यानी शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसम खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ जिसे शाहजहां ने मल्लिका-ए-जमानी की उपाधि दी। यानी शाहजहां का 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम के साथ शादी होता है जिसे शाहजहां ने मल्लिका-ए-जमानी की उपाधि प्रदान की। आगे दिया हुआ है 7 जून 1631 को 14वें बच्चे के जन्म देने में इनकी मृत्यु हो गई। यानी शाहजहां की जो पत्नी थी अर्जुमंद बानो बेगम उनकी मृत्यु 7 जून 1631 को 14वें बच्चे को जन्म देते समय हो गई। आगे दिया हुआ है 4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब कीरन-ए-सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। सीधा याद रखना है कि 4 फरवरी 1628 को अबुल मुजफ्फरनगर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब कीरन-ए-सानी की उपाधि के साथ शाहजहां आगरा के गद्दी पर बैठता है। आगे दिया हुआ है अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया
और अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में यमुना नदी के किनारे करवाया था। उस्ताद ईसा लाहौरी ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी और ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। आगे दिया हुआ है इसका निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1648 में पूरा हुआ। और ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ था और 1648 में पूरा हुआ। आगे दिया हुआ है मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और मयूर सिंहासन का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। आगे दिया हुआ है शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां ने प्रमुख इमारतों का निर्माण करवाया था, जिनमें से प्रमुख हैं जैसे दिल्ली का लाल किला 1639 ईस्वी में, दीवान आम 1638 ईस्वी में, दीवान खास दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल और लाहौर किला में स्थित शीश महल। बोल रहा है कि शाहजहां ने अपने जीवन काल में बहुत सारे नए चीज़ों का निर्माण करवाया, जिसमें से प्रमुख है दिल्ली का लाल किला, दीवान आम, दीवान खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल और लाहौर किला में स्थित शीश महल। आगे दिया हुआ है आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण जहांआरा ने करवाया था और आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण जहांआरा करवाई थी, जो शाहजहां की पुत्री थी। आगे दिया हुआ है शाहजहां ने दिल्ली में दारुल बक्का नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई थी और शाहजहां ने दिल्ली में दारुल बक्का नामक कॉलेज की मरम्मत भी करवाई थी। ऊपर किया जाए थोड़ा, दिया हुआ है 15 अप्रैल 1658 में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। दारा इनका पुत्र था और औरंगजेब भी इनका सबसे छोटा पुत्र था शाहजहां का। इन दोनों के बीच 15 अप्रैल 1658 में युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा हार गया। इस युद्ध का मुख्य कारण उत्तराधिकारी बनने का था। इसकी शुरुआत 1657 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को दारा और औरंगजेब के बीच में हुआ। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। यानी धर्मट का युद्ध दारा और औरंगजेब के बीच हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध दारा और औरंगजेब के बीच हुआ था। आगे दिया हुआ है 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया और आगरा के किला में 8 वर्षों तक नजरबंद रखा। अंततः 22 जनवरी 1666 को यह बेचारा मर गया। बोल रहा है कि 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया था और लगातार 8 वर्षों तक उनको आगरा के किला में नजरबंद रखा। अंततः 22 जनवरी 1666 को शाहजहां की मृत्यु हो गई। आगे दिया है शाहजहां को कुल 14 बच्चे हुए, जिनमें 4 पुत्र और 3 पुत्रियां जीवित थी। शाहजहां के कुल 14 बच्चों का जन्म हुआ, जिसमें से 4 पुत्र और 3 पुत्रियां जीवित रहीं। इनके नाम थे, इनके पुत्र का नाम था दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श और पुत्रियों का नाम था जहां आरा, रोशन आरा और गौहन आरा। अब पढ़ेंगे लोग औरंगजेब के बारे में। शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ। आगे दिया हुआ है औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को गुजरात के दोहाद नामक स्थान पर हुआ। इसका बचपन अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। बोल रहा है कि औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को हुआ गुजरात के दोहाद नामक नगर में। इसका बचपन अधिक समय तक नूरजहां के पास बीता। नूरजहां इनकी बहन थी, यानी शाहजहां की बेटी थी। आगे दिया है 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। यानी 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की बेटी दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। आगरा पर कब्जा करके 31 जुलाई 1658 में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। और बोल रहा है कि आगरा पर कब्जा करके 31 जुलाई 1658 को इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद इसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसके बाद इसने 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। और बोल रहा है कि देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद इसने दिल्ली पे कब्जा कर लिया और फिर से दोबारा 5 जून 1658 को अपना राज्याभिषेक करवाया। प्रथम बार इसने अपना राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 को करवाया और दूसरा बार राज्याभिषेक 5 जून 1659 को करवाया। आगे दिया हुआ है मीर मोहम्मद हकीम औरंगजेब के गुरु थे और औरंगजेब के जो गुरु थे उनका नाम था मीर मोहम्मद हकीम। आगे दिया है औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, इसलिए उसे जिंदा पीर कहा जाता था। और औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, इसलिए उसे जिंदा पीर कहा जाता था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इस मुगल शासक को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, तो उसका सही उत्तर होगा औरंगजेब। आगे दिया हुआ है जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को हुई थी।
और जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को हुई। आगे दिया हुआ है, उसके बाद औरंगजेब ने 1666 में शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में लेकर रख लिया। इस्लाम कबूल नहीं करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में करवा दिया। और इस्लाम कबूल नहीं करने के कारण सिखों के 9वें गुरु जिनका नाम तेग बहादुर था, उनको औरंगजेब ने 1675 में उनका हत्या करवा दिया। आगे दिया हुआ है, औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर पुनः लागू कर दिया। और औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को फिर से लागू कर दिया। इसको अकबर ने बंद किया था। चलिए अब देखते हैं मुख्य रूप से जजिया कर है क्या। दिया हुआ है जजिया कर यह गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला कर था, किंतु ब्राह्मण, संत, वृद्ध, निर्धन, पागल, अल्पवयस्क स्त्रियों से यह नहीं लिया जाता था। भारत में सर्वप्रथम मीर कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध विजय के बाद जजिया की वसूली प्रारंभ की थी। और भारत में सर्वप्रथम जजिया कर वसूलने का कार्य 712 ईस्वी में मीर कासिम ने किया था। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल किया। मुगल काल में बाबर एवं हुमायूं के काल में जजिया प्रचलित थी, किंतु अकबर ने 1564 ईस्वी में इसे बंद कर दिया था और पुनः औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में इसे चालू कर दिया। आगे दिया है, जजिया की अंतिम रूप से समाप्ति मोहम्मद शाह के समय 1720 ईस्वी में हुई। और बोल रहा है कि जजिया की मुख्य रूप से समाप्ति 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह के समय में हुई। आगे दिया हुआ है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से जजिया कर वसूलने वाला पहला शासक था। यानी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक एक ऐसे शासक थे जिन्होंने ब्राह्मणों से सबसे पहला बार जजिया कर वसूला था। आगे दिया हुआ है, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में 1679 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। यानी औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। एक औरंगाबाद बिहार में है, तो बहुत बच्चों को लगता है बिहार है, तो नहीं, यह औरंगाबाद जहाँ बीबी का मकबरा स्थापित हुआ है यह महाराष्ट्र में स्थित है। आगे दिया हुआ है, इसे पूर्ण रूप से औरंगजेब के बेटे प्रिंस आजम शाह ने बनवाया था। और औरंगजेब का जो बनवाया हुआ बीबी का मकबरा था उसका काम पूरा प्रिंस आजम शाह ने करवाया था। आगे दिया हुआ है, यह मकबरा ताजमहल से मिलता जुलता है, और जो बीबी का मकबरा है ताजमहल से मिलता जुलता है, और इसे दक्कन का ताज भी कहा जाता है। और बीबी के मकबरा को दक्कन का ताज भी कहा जाता है। 1686 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। 1686 ईस्वी में बीजापुर, 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया था। आगे दिया है, औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदार की संख्या मुगल प्रशासन में 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में सबसे अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदू अधिकारियों को शामिल करने वाला सबसे पहला मुगल शासक कौन था, यानी सबसे अधिक शामिल करने वाला, तो इसका सही उत्तर होगा औरंगजेब। आगे दिया हुआ है, फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। यानी फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। आगे दिया हुआ है, औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई। इसे खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, वहां पे दफनाया गया। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई। इसे खुलदाबाद, जो अब रोजा के नाम से जाना जाता है, उसमें दफनाया गया था। आगे दिया हुआ है, औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए प्रमुख मंदिरों में पाटन का सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव मंदिर शामिल था। आगे दिया हुआ है, अयोध्या में राम मंदिर को 1528 में बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने तोड़ा था। यानी अयोध्या में स्थित राम मंदिर को 1528 में बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने तोड़ा था। बाबरी मस्जिद का विध्वंस 6 दिसंबर 1992 को कई हिंदू संगठनों के कार सेवकों द्वारा किया गया था। इस समय कल्याण सिंह यूपी के सीएम थे। और अयोध्या मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाया गया था। उस बाबरी मस्जिद का विध्वंस 6 दिसंबर 1992 को हुआ। और उस समय जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनका नाम कल्याण सिंह था। और इसका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह आपको इसी वीडियो में शामिल मिल जाएगा या अलग से भी मिल जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस
क्वेश्चन नंबर 1 है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? ऑप्शन नंबर ए है लोदी वंश को, ऑप्शन नंबर बी है तुगलक वंश को, ऑप्शन नंबर सी है खिलजी वंश को तथा ऑप्शन नंबर डी है सैयद वंश को। तो इसका सही उत्तर होगा लोदी वंश को। अगला क्वेश्चन है प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 21 अप्रैल 1529 को, ऑप्शन नंबर बी है 21 अप्रैल 1526 को, ऑप्शन नंबर सी है 20 अप्रैल 1527 को, ऑप्शन नंबर डी है 22 अप्रैल 1528 को। तो इसका सही उत्तर होगा 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। आगे दिया है बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? ऑप्शन नंबर ए है खानवा के युद्ध में, ऑप्शन नंबर बी है घाघरा के युद्ध में, ऑप्शन नंबर सी है पानीपत के प्रथम युद्ध में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से किसी में नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलुगामा नीति का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। ऑप्शन नंबर ए अशोक ने, ऑप्शन नंबर बी अकबर ने, ऑप्शन नंबर सी हुमायूं ने तथा ऑप्शन नंबर डी शेर शाह सूरी ने। तो इसका सही उत्तर होगा भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन नंबर ए है बुलंद दरवाजा का, ऑप्शन नंबर बी है जामा मस्जिद का, ऑप्शन नंबर सी है बड़ा इमाम बाड़ा का तथा ऑप्शन नंबर डी है सिद्धी बसीर का। तो इसका सही उत्तर होगा बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन है दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है हुमायूं के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है अकबर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है जहांगीर के द्वारा तथा ऑप्शन नंबर डी है शाहजहां के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा अकबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए है उर्दू, ऑप्शन नंबर बी है हिंदी, ऑप्शन नंबर सी है फारसी तथा ऑप्शन नंबर डी है अरबी। तो इसका सही उत्तर होगा मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी थी। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन नंबर ए है बाबर, ऑप्शन नंबर बी है जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी है हुमायूं तथा ऑप्शन नंबर डी है अकबर। तो इसका सही उत्तर होगा अकबर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है यानी आत्मकथा लिखी है? ऑप्शन नंबर ए है अबुल फजल, ऑप्शन नंबर बी है फैजी, ऑप्शन नंबर सी है बीरबल तथा ऑप्शन नंबर डी है अब्दुल नबी खां। तो इसका सही उत्तर होगा अकबरनामा लिखने वाला शासक अबुल फजल था। अगला है हुमायूं नामा किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए है मुमताज महल ने, ऑप्शन नंबर बी है गुलबदन बेगम ने, ऑप्शन नंबर सी है रोशन आरा ने और ऑप्शन नंबर डी है जहां आरा ने। तो इसका सही उत्तर होगा हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? ऑप्शन नंबर ए है आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी है बहादुर शाह द्वितीय तथा ऑप्शन नंबर डी है अकबर द्वितीय। तो इसका सही उत्तर होगा बहादुर शाह द्वितीय। आगे दिया हुआ है अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था। ऑप्शन नंबर ए है बीरबल, ऑप्शन नंबर बी है जयसिंह, ऑप्शन नंबर सी है बिहारी मल तथा ऑप्शन नंबर डी है टोडरमल। तो इसका सही उत्तर होगा टोडरमल। अगला क्वेश्चन है बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? ऑप्शन नंबर ए है फरगना का, ऑप्शन नंबर बी है कंधार का, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब का तथा ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली का। तो इसका सही उत्तर होगा बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। फरगना अफगानिस्तान के एक छोटे से जगह पे स्थित है। आगे दिया हुआ है अकबर का संरक्षक कौन था? ऑप्शन नंबर ए है हेमू, ऑप्शन नंबर बी है बैरम खां, ऑप्शन नंबर सी है फैजी तथा ऑप्शन नंबर डी है अबुल फजल। तो इसका सही उत्तर होगा अकबर का संरक्षक बैरम खां थे, जिन्होंने 1556 से लेकर 1560 तक अकबर के गद्दी को संभाला था। अबुल फजल अकबरनामा का रचना करने वाला आदमी था। हेमू हुआ था जिसके बीच अकबर का पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच 1556 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी है आगरा में, ऑप्शन नंबर सी है सासाराम में तथा ऑप्शन नंबर डी है लाहौर में। तो इसका सही उत्तर होगा शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अकबर को, ऑप्शन नंबर बी है शाहजहां को, ऑप्शन नंबर सी है जहांगीर को, ऑप्शन नंबर डी है औरंगजेब को। तो इसका सही उत्तर होगा औरंगजेब को। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था?
ऑप्शन नंबर ए है 1576 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1526 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1605 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1660 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। आगे दिया हुआ है किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को परास्त किया था, यानी चौसा की लड़ाई में हुमायूं को किसने परास्त किया था। ऑप्शन नंबर ए है शिवाजी, ऑप्शन नंबर बी है शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर सी है महाराणा प्रताप, ऑप्शन नंबर डी है कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा शेरशाह सूरी ने 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को परास्त किया था। अगला क्वेश्चन है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है आगरा में, ऑप्शन नंबर बी है काबुल में, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली में तथा ऑप्शन नंबर डी है लाहौर में। तो इसका सही उत्तर होगा हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी सीकरी में, ऑप्शन नंबर सी बीजापुर में तथा ऑप्शन नंबर डी औरंगाबाद में। तो इसका सही उत्तर होगा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने जजिया नामक कर को पुनः लागू किया था। ऑप्शन नंबर ए है औरंगजेब ने, ऑप्शन नंबर बी है अकबर ने, ऑप्शन नंबर सी है शाहजहां ने तथा ऑप्शन नंबर डी है जहांगीर ने। तो इसका सही उत्तर होगा औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में सती प्रथा की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी। ऑप्शन नंबर ए है 1526 में, ऑप्शन नंबर बी है 1555 से 1556 में, ऑप्शन नंबर सी है 1565 में, ऑप्शन नंबर डी है 1658 में। तो इसका सही उत्तर होगा 1565 से 1556 में। अगला क्वेश्चन है गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी। ऑप्शन नंबर ए है अकबर की, ऑप्शन नंबर बी है शाहजहां की, ऑप्शन नंबर सी है बाबर की तथा ऑप्शन नंबर डी है हुमायूं की। तो इसका सही उत्तर होगा गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए है हसन खां, ऑप्शन नंबर बी है हुसैन खां, ऑप्शन नंबर सी है बहार खां और ऑप्शन नंबर डी है फरीद खां। तो इसका सही उत्तर होगा बहार खां। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए है शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर बी है अकबर ने, ऑप्शन नंबर सी है नूरजहां ने और ऑप्शन नंबर डी है जहांआरा ने। तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोदी ने, ऑप्शन नंबर बी शेर शाह ने, ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोदी ने तथा ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह ने। तो इसका सही उत्तर होगा शेर शाह ने। अगला क्वेश्चन है अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए है 1556 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1565 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1560 ईस्वी में तथा ऑप्शन नंबर डी है 1670 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा 1560 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है अकबर ने दीन इलाही धर्म कब प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए है 1570 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1578 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1581 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी है 1582 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा 1582 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है जहांगीर को दफनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए लाहौर में, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी आगरा में तथा ऑप्शन नंबर डी श्रीनगर में। तो इसका सही उत्तर होगा उसको दफनाया गया था लाहौर में रावी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है हुमायूं ने, ऑप्शन नंबर बी है शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर सी है अकबर ने और ऑप्शन नंबर डी है इब्राहिम लोदी ने। तो इसका सही उत्तर होगा शाहजहां ने।